वर्षा, रेनफॉल। जैसा कि बताया जा चुका है कि जलवायु के मोटे तौर पर दो अवयव हैं, वायु और जल, अर्थात पवन और वर्षा। इस अध्याय में हम वर्षा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वर्षा कैसे होती है। वर्षा को हम 4 चरणों वाष्पीकरण, आर्द्रता, संघनन तथा वर्षण के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1, जलवाष्प तथा वाष्पीकरण यानी वाटर वेपर एंड इवेपरेशन। वायुमंडल को जलवाष्प महासागरों, समुद्रों, खाड़ियों, नदियों, झीलों, तालाबों, वनस्पतियों आदि से प्राप्त होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा जल जलवाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाटर बॉडी में मुख्यतः 3 कंडीशंस में वाष्पीकरण होता है। पहला, जब तापमान अधिक होगा तो हवा ऊपर उठेगी। दूसरा, जब हवा ऊपर उठेगी तो नीचे खाली जगह बनेगी तो वहां पर निम्न दाब बनेगा तथा निम्न दाब वाष्पीकरण को और बढ़ाएगा। तथा तीसरा, तेज गति की हवाएं जब किसी वाटर बॉडी से गुजरती हैं तो वो वाष्पीकरण को बढ़ा देती हैं। स्थल की अपेक्षा सागरों पर वाष्पीकरण अधिक होता है। नंबर 2, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। हवा में मौजूद जल का गैसीय रूप यानी जलवाष्प ही वायुमंडल की आर्द्रता या नमी यानी ह्यूमिडिटी होती है। ये आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचती है। तापमान और वाष्पीकरण में सीधा संबंध होने के कारण आर्द्रता तथा तापमान में सीधा संबंध होता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जब वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी आ जाती है तो वो वायु संतृप्त यानी सैचुरेटेड कही जाती है और उस संतृप्त वायु में अब नमी को होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वही वायु वर्षण करती है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सागरीय भागों तथा सागरीय तटीय भागों में महाद्वीपीय आंतरिक भागों की अपेक्षा आर्द्रता अधिक होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आर्द्रता घटती जाती है क्योंकि तापमान में कमी होती जाती है। नंबर 3, संघनन यानी कंडेंसेशन। जल के गैसीय रूप यानी जलवाष्प या आर्द्रता का जल के अन्य विभिन्न रूपों जैसे ठोस, हिम, तरल, ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल में रूपांतरण ही संघनन कहलाता है। इस प्रकार संघनन वाष्पीकरण का विलोम होता है। वाष्पकण ऊपर जाकर संघनित होते हैं और धूल, धुआं, गैस के कणों पर व्याप्त होकर बादल के रूप में टहलते रहते हैं। बादलों की भी संघनन क्रिया यानी कंडेंसेशन प्रोसेस जारी रहती है, जिससे अंततः बादलों में संतृप्तावस्था यानी सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है और ऊपर गए वाष्पकण छोटी छोटी जल बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, जिसे वर्षा या वृष्टिपात कहते हैं। नंबर 4, वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन। वाष्पकण ऊपर जाकर संघनित होते हैं और धूल, धुआं, गैस के कणों पर व्याप्त होकर बादल के रूप में टहलते रहते हैं। बादलों की भी संघनन क्रिया यानी कंडेंसेशन प्रोसेस जारी रहती है, जिससे अंततः बादलों में संतृप्तावस्था यानी सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है और ऊपर गए वाष्पकण छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, जिसे वर्षा या वृष्टिपात कहते हैं। किसी भी एयर पैकेट से 2 तरीके से वर्षा कराई जा सकती है। पहला ये कि उस एयर पैकेट में तब तक नमी जोड़ते जाएं जब तक उस एयर पैकेट की नमी होल्ड करने की क्षमता खत्म ना हो जाए। जैसे ही नमी होल्ड करने की क्षमता खत्म होगी वो एयर पैकेट वर्षा दे देगी। तथा दूसरा ये कि उस एयर पैकेट में नमी उतना ही रहने दें, लेकिन उस एयर पैकेट की नमी होल्डिंग क्षमता इतना कम कर दें कि उतनी नमी को ही वो एयर पैकेट होल्ड ना कर पाए। इसके लिए उस एयर पैकेट का तापमान कम करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म हवा ज्यादा नमी होल्ड कर सकती है तथा ठंडी हवा कम नमी होल्ड कर पाती है। अतः यदि एयर और ऊपर जाएगी तो उसका तापमान कम हो जाएगा, जिससे उसकी नमी होल्ड करने की क्षमता कम हो जाएगी और वो एयर वर्षा दे देगी। किंतु ध्यातव्य है कि वर्षा के लिए कुछ शर्तें होती हैं, अर्थात नंबर 1, वर्षा के लिए वायु का औसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट तक शीतल होना अनिवार्य होता है। नंबर 2, बादलों का संतृप्त होना आवश्यक होता है। नंबर 3, वर्षा केवल कपासी मेघों से ही होती है। शेष दोनों मेघों अर्थात स्तरी
और पक्षाभ मेघों से नहीं होती है। बादलों के कई उप विभाजन किए गए हैं। उनमें सर्वाधिक वर्षा वर्षा स्तरीय मेघों से होती है। ये गहरे भूरे या काले रंग के बादल होते हैं और बहुत कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई 2500 मीटर होती है। इनसे सघन अंधकार हो जाता है। ये ही बादल वास्तविक वर्षा करते हैं। घनघोर वर्षा करने वाले ये बादल गर्जना नहीं करते हैं। यद्यपि वर्षा कपासी बादल भी वर्षा करते हैं, किंतु अपेक्षाकृत कम वर्षा करते हैं। यही बादल गर्जना करते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल अधिक ऊंचाई पर यानी 6000 से 20000 मीटर पर होते हैं। ये प्रायः श्वेत वर्ण के होते हैं, जो आकाश में एक पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। जब ये बादल बनते हैं तो सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर आभा मंडल बन जाता है, जो निकट भविष्य में चक्रवात आगमन की सूचना देते हैं। कभी कभी वर्षा के जल में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नीचे गिरने लगती है, जिसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा के लिए 2/3 भाग सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्तरदायी होती है तथा 1/3 नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात कोयला और पेट्रोल में कुछ मात्रा में सल्फर होती है, जो दहन क्रिया के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में परिवर्तित हो जाती है। कल कारखानों की चिमनियों से निकली ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऊपर जाकर जल से क्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में परिवर्तित हो जाती है, और जब ये वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तो इसे ही अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। ये अम्ल वर्षा ईंट, सीमेंट, संगमरमर, इस्पात एवं सूक्ष्म जीवों को क्षति पहुंचाती है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एवं विद्युत गृहों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित नाइट्रोजन भी अम्ल वर्षा में भूमिका निभाती है। विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा स्वीडन एवं नॉर्वे में होती है। वर्षा के प्रकार। वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेन। ये वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों एवं अक्षांशों में होती है। जब धरातलीय सतह सूर्यातप से अधिक तप्त हो जाती है तो इस वर्षा के साथ प्रचंड आंधियां यानी थंडर स्ट्रोम्स चला करती हैं। ये वर्षा प्रायः अपने साथ विद्युत की चमक एवं बादलों की गर्जना लाती है। ये विषुवतीय एवं मानसूनी जलवायु प्रदेश में होने वाली मुख्य वर्षा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मध्य पश्चिमी अफ्रीका, अमेजन बेसिन तथा मध्य अमेरिका के उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेशों में इस वर्षा के साथ तड़ित झंझावात एक आम दशा है। ये वर्षा प्रायः अपराह्न में घटित होती है। इस वर्षा के साथ प्रायः विद्युत चमकती है और बादलों की गर्जना होती है। बिजली की चमक के साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो वायु के तीव्र प्रसार एवं तीव्र संकुचन का कारण बनती है, जिसके फलस्वरूप बादल टकराते हैं, गर्जना होती है और घर्षण से ऊर्जा बनती है तथा बिजली चमकती है। इस क्रिया के दौरान कभी कभी बादल फट भी जाते हैं। संसार को सर्वाधिक जल संवहनीय वर्षा से ही प्राप्त होता है। नंबर 2, पर्वतीय वर्षा यानी ऑरोग्राफिक रेन। ये वर्षा उन क्षेत्रों या अक्षांशों में होती है जहां पर्वतों की स्थिति होती है। उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध हो जाती हैं तो पर्वतों की ढालों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जब आर्द्र वायु पवनों के संपर्क में आती है तो उसे ऊपर उठने का सहारा मिल जाता है और वायु ऊपर उठने लगती है। ऊपर जाकर ये वायु संघनित होती है, संतृप्त होती है और लौटकर वर्षा करती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वायु जिस ओर से आती है उसी ओर लौटकर वर्षा करती है। इस क्षेत्र को पवनाभिमुख वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। पर्वत के दूसरी ओर का क्षेत्र जहां पवनें या तो नहीं पहुंचती हैं या फिर शुष्क एवं उष्ण पवन पहुंचती है, जो वर्षा नहीं कर पाती है। इसलिए पर्वत के दूसरे तरफ वाला क्षेत्र वर्षा विहीन रह जाता है। इसे प्रतिवर्षा प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश यानी लीवर्ड रेन रीजन कहते हैं। संसार के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मेघालय स्थित चेरापूंजी यानी मौसिन राम में पर्वतीय वर्षा यानी ऑरोग्राफिक रेन ही होती है। संसार का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी भी पर्वतीय वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जहाँ पर्वतीय वर्षा होती है उसकी दूसरी तरफ वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है।
चूंकि जब पर्वत ऊंचे होते हैं तो वो बादलों को आगे बढ़ने से अवरुद्ध कर देते हैं और बादल वहीं पर ऊपर उठने लगते हैं, अधिकतम वर्षा वहीं पर कर देते हैं। इसके बाद जो थोड़े बहुत बादल उन पर्वतों को पार भी कर जाते हैं तो उनके पास जल्दी ही संतृप्त अवस्था नहीं होती है कि उस पार ज्यादा वर्षा कर पाएं। इसलिए पर्वत के दूसरी तरफ वर्षा बहुत कम हो पाती है। परिणामतः दूसरी तरफ का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल मंगलोर में 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा पूर्वी भाग में स्थित बेंगलोर में केवल 50 सेंटीमीटर की वर्षा, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा दूसरी तरफ उत्तरी ढाल पर मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग में पहाड़ियों के कारण 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जबकि पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। नंबर 3, चक्रवातीय वर्षा यानी साइक्लोनिक रेन। चक्रवातीय पवनों के माध्यम से होने वाली वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। संपूर्ण शांत मंडल यानी थ्रू आउट द डोलड्रम में होने वाली ये एक आम वर्षा है। यहाँ भिन्न भिन्न ताप वाली व्यापारिक वायु राशियां तीव्रता के साथ एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी स्थिति में गर्म पवनें हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती हैं तथा ठंडी पवनें भारी होने के कारण नीचे बैठती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में चक्रवातीय वर्षा की मात्रा अधिक किंतु अवधि अल्प यानी हैवी रेन शॉर्ट पीरियड होती है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधों यानी टेम्परेट रीजन्स में इस वर्षा की मात्रा कम तथा अवधि लंबी यानी लॉन्ग पीरियड शॉर्ट रेन होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी में टॉर्नेडो नामक अत्यंत भीषण और घातक चक्रवात के माध्यम से अत्यल्प समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है। उत्तरी भारत में जाड़े के मौसम में पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से हल्की वर्षा होती है। मानसून की उत्पत्ति। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली ऐसी पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसूनी पवन की खोज सर्वप्रथम हिप्पालस नामक समुद्री यात्री ने अरब सागर पर की थी। अर्थात मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर पर बहने वाली हवा के लिए किया जाता था, जिसकी दिशा वर्ष के 6 मास यानी जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 मास यानी गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इसी आधार पर ग्लोब के उन सभी भागों की पवनों को जिनकी दिशा में ऋतु के बदलाव पर पूर्ण विलोम स्थिति आ जाती है, मानसून कहा गया। भौगोलिक स्तर पर मानसून कई क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, फिलीपाइंस, दक्षिणी चीन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तटीय क्षेत्र, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश जैसे गायना, सिएरा लियोन, लाइबेरिया तथा आइवरी कोस्ट के तटवर्ती भाग, पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी मेडागास्कर, लैटिन अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश जैसे पूर्वी वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गायना तथा उत्तरी पूर्वी ब्राजील आदि। विश्व में वर्षा का वार्षिक वितरण। विश्व में वर्षा का वितरण भौगोलिक उच्चावच यानी सरफेस रिलीफ और तापीय स्थिति यानी थर्मल सिचुएशन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती जाती है। जल वर्षा के लिए तापमान तथा आर्द्रता 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। पृथ्वी के वे भाग जहां पर तापमान अधिक होता है तथा वाष्पीकरण के लिए जल भी उपलब्ध होता है, वहां पर वर्षा अधिक होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। इसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले भाग भी तापमान एवं आर्द्रता प्राप्त करते हैं एवं महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करते हैं तथा पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। ध्रुवीय भागों में जल वर्षा की मात्रा कम बल्कि हिमपात ही अधिक होता है। यदि समस्त ग्लोब पर दृष्टिपात किया जाए तो औसत वर्षा लगभग 97 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये मात्रा सर्वत्र समान नहीं है। जैसे भारत के थार मरुस्थल में ये 10 सेंटीमीटर से कम तथा भारत के ही चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इतना ही नहीं,
ये मात्रा भी वर्ष भर में समान रूप से प्राप्त नहीं होती है। वार्षिक औसत का अधिकतर भाग कुछ महीनों में ही प्राप्त हो जाता है, जबकि शेष महीने सूखे होते हैं या छिटपुट वर्षा होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखीय भागों में वर्ष भर गर्मी रहती है तथा वर्ष भर वर्षा होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं के स्पष्ट हो जाने के कारण वर्षा का वितरण मौसमी हो जाता है। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तथा जाड़े के समय में वर्षा नहीं होती है। यद्यपि भूमध्य सागरीय प्रदेश इसका अपवाद हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय वर्षा जाड़े में ही होती है और कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ये भूमध्य सागरीय वर्षा पश्चिमोत्तर भारत के पंजाब हरियाणा क्षेत्रों तक जाड़े के मौसम में हो जाती है। भारतीय मानसून की विशेषताएं। भारतीय मानसून की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, वर्षा की शुरुआत अचानक से होती है। नंबर 2, वर्षा एक बार शुरू हो गई तो धीरे धीरे देश के अन्य भागों तक जाती है। नंबर 3, वर्षा पर स्थानीय एवं कालिक प्रभाव पड़ता है। कहीं कम वर्षा तो कहीं ज्यादा वर्षा, एक ही सीजन में कहीं कम वर्षा तो कहीं ज्यादा वर्षा, वर्षा होते होते गैप आ सकता है, इस साल अच्छी वर्षा तो अगले साल कम वर्षा आदि। नंबर 4, जब मानसून वापस जाता है तो धीरे धीरे जाता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय मानसून की क्रियाविधि क्या है, अर्थात भारतीय मानसून कैसे आता है और कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। रूसी तथा भारतीय विज्ञानियों के संयुक्त तत्वावधान में मानसून एक्सपेडिशन यानी मॉनेक्स 1973 में प्रारंभ हुआ, जिसके तहत हिंद महासागर तथा अरब सागर में विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से मौसम संबंधी दशाओं के विषय में विभिन्न नई जानकारियां जुटाई गईं। अब तक विभिन्न स्रोतों से हमने 5 प्रमुख कारणों को जाना है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। नंबर 2, सेकेंड उष्णकटिबंधीय गर्त यानी सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ। नंबर 3, सोमाली जेट। नंबर 4, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। नंबर 5, एल नीनो यानी इंडियन ओशन डाइपोल। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो केवल ग्रीष्म ऋतु में प्रभावी होती है। इसका आविर्भाव धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में भारत एवं मेडागास्कर के पास मस्करीन हाई के ऊपर होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मन से होता है तथा ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूर्य की नॉर्थवर्ड मूवमेंट प्रारंभ हो जाती है, जिससे ITCZ भी उत्तर भारत में लगभग तिब्बत के पास पहुंच जाता है। तिब्बत की ऊंचाई लगभग 4000 से 5000 मीटर के बीच है, जिससे तिब्बत प्लेटू बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। परिणामतः तिब्बत पर निम्न वायुदाब बन जाता है। जब तिब्बत प्लेटू पर निम्न वायुदाब बनेगा तो वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहीं पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनता है, जो यहाँ की वायु को मेडागास्कर द्वीप के पास मस्करीन हाई में ले जाती है, जहां पर वायु नीचे उतरती है। अतः तिब्बत की ऊपर उठी हुई वायु ऊपर ऊपर जाकर मस्करीन हाई में नीचे बैठेगी। इस प्रकार तिब्बत प्लेटू एवं मस्करीन हाई के बीच ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एक संबंध बनाती है। जितनी वायु तिब्बत प्लेटू से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट लाएगा, उतना ही मस्करीन हाई मजबूत होगा, और जितना मस्करीन हाई मजबूत होगा उतनी ज्यादा धरातलीय हवा मस्करीन हाई से इंडिया की तरफ जाएगी, और जितनी हवा हमारे इंडिया की तरफ जाएगी उतना ही हमारा मानसून अच्छा होगा। नंबर 2, सेकेंड उष्णकटिबंधीय गर्त यानी सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ। इक्वेटोरियल रीजन में हिंद महासागर में लो प्रेशर सेल बने होते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूर्य की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, जिसके साथ साथ ITCZ भी नॉर्थवर्ड मूव करता है, जिसके साथ साथ हिंद महासागर में बने लो प्रेशर सेल भी ITCZ के साथ नॉर्थवर्ड मूव करते हैं। जितनी मजबूती के साथ ये लो प्रेशर सेल उत्तरी भारत यानी तिब्बत के पास बनेंगे, उतना ज्यादा ये मस्करीन हाई से धरातलीय हवा को हमारे इंडिया की तरफ आकर्षित करेंगे। मस्करीन हाई से जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा हमारे इंडिया की तरफ आएगी, उतना ही हमारा मानसून अच्छा होगा। नंबर 3, सोमाली जेट।
ये अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो मात्र ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास सोमाली देश से बनती है जो इंडिया की तरफ वायु को ढकेलती है। यदि सोमाली जेट बन गई है तो ये इंडिया की तरफ मानसून को और ढकेलेगी, जिससे हमारा मानसून अच्छा होगा। नंबर 4, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। ध्यातव्य है कि हमारे पृथ्वी पर 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम पाई जाती है। इनके अलावा कुछ अस्थायी जेट स्ट्रीम्स भी पाई जाती हैं। परमानेंट जेट स्ट्रीम्स में 2 उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम्स उत्तर एवं दक्षिण तथा 2 पोलार पछुआ जेट स्ट्रीम्स उत्तर एवं दक्षिण पाई जाती हैं। इनमें से विंटर में नॉर्थ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भूमध्य सागर से गुजरते हुए उत्तरी भारत के पंजाब दिल्ली से होकर गुजरती है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो सूर्य नॉर्थवर्ड जाना प्रारंभ करता है, जिससे ITCZ भी नॉर्थवर्ड जाएगा, अर्थात सभी प्रेशर सिस्टम एवं विंड सिस्टम नॉर्थवर्ड जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी के साथ साथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी नॉर्थवर्ड जाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन बीच में हिमालय आ जाता है, जिससे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक तो हिमालय के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में। जब तक हिमालय की दक्षिण की शाखा हिमालय के उत्तर नहीं चली जाएगी, तब तक उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब बना रहेगा और हमारे इंडिया में वर्षा की शुरुआत नहीं होगी। जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हिमालय के ऊपर चला जाएगा, तब इंडिया में निम्न वायुदाब बनेगा और दक्षिण पश्चिम हवाएं इंडिया की तरफ आएंगी। नंबर 5, एल नीनो यानी इंडियन ओशन डाइपोल। जिस प्रकार से तिब्बत के पठार से जो वायु ऊपर उठती है वो मस्करीन हाई के पास आकर बैठती है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में वेस्टर्न पैसिफिक पूल है, जहां पर भी तिब्बत की पठार की तरह निम्न वायुदाब होता है। वेस्टर्न पैसिफिक पूल में वायु ऊपर उठती है तथा मस्करीन हाई की तरफ आकर नीचे बैठती है। इस प्रकार जितनी हवा वेस्टर्न पैसिफिक पूल से मस्करीन हाई की तरफ आएगी, उतनी ज्यादा वायु इंडिया की तरफ जाएगी, जिससे इंडियन मानसून अच्छा होगा। लेकिन जब एल नीनो घटना होगी, तब वेस्टर्न पैसिफिक पूल में उच्च वायुदाब बन जाता है, जिसकी वजह से मस्करीन हाई के साथ वेस्टर्न पैसिफिक पूल का संबंध टूट जाता है। अब हवाएं वेस्टर्न पैसिफिक पूल की तरफ से मस्करीन हाई की तरफ नहीं आती हैं, जिससे मस्करीन हाई से इंडिया की तरफ वायु कम जाती है। परिणामतः भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। मात्र तिब्बत के पठार से आने वाली हवाएं ही मस्करीन हाई में नीचे बैठती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एल नीनो की वजह से हमारा मानसून कमजोर हो जाता है। भारत में मौसमी दशाएं यानी वेदर कंडीशंस इन इंडिया। भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण विभाग ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु को निम्न ऋतुओं में बांटा है। नंबर 1, उत्तर पूरब मानसून काल। नंबर 2, दक्षिण पश्चिम मानसून काल। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, उत्तर पूरब मानसून काल। इस समय भारत में हवाएं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। चूंकि ये हवाएं मध्य एशिया के स्थलीय भाग से गुजरकर आती हैं, जिससे इनके पास इतनी आर्द्रता नहीं होती है कि ये वर्षा करा पाएं। इसके अंतर्गत शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु आती है। नंबर 1, शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक मानी जाती है। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पहुंच जाता है। शीतकाल में भारत के उपमहाद्वीप पर उच्च दाब का केंद्र पेशावर के निकट होता है। इस समय स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, नीचा तापमान, न्यून आर्द्रता, मंद पवनें आदि होती हैं। हिमालय की ओर से ठंडी पवनों के कारण उत्तरी भारत में शीतलहर का प्रकोप होता है। उत्तरी भारत में न्यूनतम तापमान दिसंबर जनवरी मास में ही पाए जाते हैं। जनवरी के अंत में और फरवरी के प्रारंभ में कैस्पियन सागर एवं तुर्किस्तान की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम भारत में प्रविष्ट होकर यहाँ के तापमान को गिरा देती हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ घना कोहरा एवं पाला छा जाता है। शीत ऋतु में वर्षा। शीतकाल में मानसून पवनें उच्च दाब स्थल से निम्न दाब समुद्र की ओर चला करती हैं और इन पवनों में नमी नाम मात्र की होने के कारण ये वर्षा नहीं करा पाती हैं। अपवाद स्वरूप भारत के कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में भी वर्षा होती है, जिनके पीछे कुछ विशेष कारण जैसे भूमध्य सागरीय चक्रवात एवं लौटता मानसून है। नंबर 1,
भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। चूंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र पछुआ हवाओं का क्षेत्र है और ये पछुआ हवाएं सामान्यतः पूरे भूमंडल में चलती हैं। भारत में ये हिमालयी क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं। कभी कभी पछुआ विक्षोभ के कारण ये चक्रवात इतने प्रबल हो जाते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाड़े के मौसम में वर्षा कर देते हैं, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। यद्यपि इसकी मात्रा अल्प यानी संपूर्ण वर्षा का मात्र 2% ही होती है। जाड़े की ये वर्षा थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तथा असम तक हो जाती है। नंबर 2, लौटता मानसून। चूंकि 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर मकर रेखा की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए निम्न वायुदाब कटिबंध भी मकर रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए अब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होने लगता है और भारत की तरफ आ जाता है। चूंकि ये मानसून मध्य एशिया से आ रहा होता है, इसलिए इसके पास वर्षा करने के लिए नमी नहीं होती है, इसलिए ये सामान्यतः वर्षा कहीं नहीं कर पाता। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो नमी धारण कर लेता है और अक्टूबर माह में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती प्रदेशों में कुछ वर्षा करते हुए तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ता है। नवंबर के उत्तरार्ध में ये मानसून सूर्य के संचरण एवं निम्न वायुदाब कटिबंध यानी लो प्रेशर बेल्ट के स्थानांतरण का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी से नमी लेते हुए तमिलनाडु में पहुंच जाता है। तमिलनाडु में कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जिनसे टकराकर ये कोरोमंडल तट पर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसी तट पर स्थित है। चेन्नई तट अथवा कोरोमंडल तट पर कुल 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु इसका 80% अर्थात लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा जाड़े में अर्थात नवंबर से जनवरी के बीच होती है। यहाँ कभी कभी जाड़े में भीषण बाढ़ भी आ जाती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु। भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होती है। 23 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। इस कारण भारत में तापमान बढ़ने लगता है और वायुदाब कम होने लगता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न स्थानों में तापमान गिरने लगता है तथा प्रतिचक्रवाती अवस्थाएं उत्पन्न होने लगती हैं। मार्च के माह में सबसे ऊंचा तापमान दक्षिण भारत में और अप्रैल में मध्य भारत तथा गुजरात में तथा भारत के उत्तर पश्चिम भाग दक्षिणी पंजाब व राजस्थान में जून में उच्चतम तापमान पाया जाता है। इसी समय लू नामक पवन उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने लगती हैं। ये शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवनें होती हैं। इनकी दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है। स्पष्ट है कि जहां अधिक तापमान हो जाएगा वहां निम्न वायुदाब बन जाएगा और पवनें तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ग्रीष्मकाल संपूर्ण देश में प्रायः शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल में कुल वर्षा का लगभग 10% वर्षा होती है, जिसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के संक्रमण काल के कारण ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब और पवन संचार अस्थिर हो जाते हैं। चूंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने लगता है, जिससे सभी वायुदाब पेटी एवं सभी प्रकार की पवनें भी उत्तर की ओर खिसकने लगती हैं। इस समय हवाएं उत्तर पूरब भारत में उत्तर पूरब से, उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम से, महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम से, मध्य भारत में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से, गंगा के पूर्वी मैदान में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम से और अरब सागर में उत्तर पश्चिम से प्रवाहित होती हैं। जब धरातलीय सतह सूर्यातप से अधिक तप्त हो जाती है तो समुद्री जल का इवेपोरेशन होता है और कुछ सीमित क्षेत्र में वर्षा होती है। इस वर्षा के साथ प्रचंड आंधियां यानी थंडर स्ट्रोम्स चला करती हैं। ये वर्षा प्रायः अपने साथ विद्युत की चमक एवं बादलों की गर्जना लाती है। ये विषुवतीय एवं मानसूनी जलवायु प्रदेशों में होने वाली वर्षा है। इस प्रकार की वर्षा भारत के कुछ स्थानों में होती है, जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो निम्न है। नंबर 1, काल वैशाखी।
ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में दिन के समय गर्म व शुष्क पछुआ पवनें तीव्र गति से पश्चिम से पूरब दिशा में प्रवाहित होती हैं, जो लू कहलाती हैं। जब ये हवाएं समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं तो प्रचंड स्थानीय तूफान का रूप ले लेती हैं, जिनसे वर्षा और ओले पड़ते हैं। इस प्रकार की वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी यानी नॉर्वेस्टर कहते हैं, जबकि ऐसी वर्षा को असम में बोरडोई चिल्ला कहते हैं। इनसे प्राप्त वर्षा चाय और धान की फसल के लिए उपयोगी होती है। नंबर 2, आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर। मानसून के आने के पहले धरातलीय सतह सूर्यातप से अधिक तप्त हो जाती है, तो इस वर्षा के साथ प्रचंड आंधियां यानी थंडरस्ट्रोम चला करती हैं। ये तूफानी वर्षा केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इससे आम्र शीघ्र पक जाते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आम भी इसी वर्षा से शीघ्र पक जाते हैं। नंबर 3, फूलों की बौछार यानी चेरी ब्लॉसम। ये वर्षा भी मानसून के आगमन के पहले होती है। इस वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, क्योंकि ये वर्षा कहवा की फसल के लिए उपयोगी होती है। नंबर 2, दक्षिण पश्चिम मानसून काल। इस समय भारत में हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसके अंतर्गत वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु आती हैं। नंबर 1, वर्षा ऋतु। ये ऋतु 1 जून से 15 सितंबर तक मानी जाती है। भारत एक मानसूनी पवनों वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उच्च हिमालय से मानसूनी जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसूनी पवन की खोज सर्वप्रथम हिप्पालस नामक समुद्री यात्री ने अरब सागर पर की थी। भारत में होने वाली कुल वर्षा का करीब 90% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस पर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है, किंतु इतना स्पष्ट है कि इनका उद्भव हिंद महासागर के किसी क्षेत्र में होता है। आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार जेट धाराओं की इनकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान को बताया गया है। 21 मार्च के बाद से सूर्य की कर्क रेखा की तरफ आभासी बढ़त होने लगती है। चूंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, इसलिए उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। अप्रैल, मई व जून में यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। तापमान 40 से 48 डिग्री तक हो जाता है, जबकि इस समय दक्षिण भारत में तापमान 26 से 32 डिग्री के आसपास होता है। चूंकि जहां ताप अधिक होता है वहां निम्न दाब बन जाता है। नियमानुसार पवन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। अतः दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही केरल में प्रवेश करता है, वहां बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अतः दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 शाखाओं के माध्यम से प्रवेश करता है। नंबर 1, अरब सागरीय शाखा। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी शाखा। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, अरब सागरीय शाखा। भारत में मानसूनी पवनों का प्रवेश जून माह में केरल के दक्षिण पश्चिम में मालाबार तट से होता है, इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। केरल में जैसे ही मानसून प्रवेश करता है, सामने खड़ी ऊंची ऊंची पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराता है और केरल में इस मानसून का प्रवेश मूसलाधार वर्षा के साथ होता है, जिसे मानसून का प्रस्फोट या विस्फोट कहते हैं। इस मानसून से यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ से ये मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है तथा दूसरे भाग का मानसून यहाँ से सह्याद्री पहाड़ी, जिसे पश्चिमी घाट की पहाड़ी भी कहते हैं, के सहारे सहारे पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है तथा जहां जहां कम ऊंची पहाड़ियां हैं या दर्रे हैं, जैसे शैनकोट्टन, पालघाट, भोरघाट, थालघाट आदि को कुछ मानसून पार कर जाता है और दक्षिण भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करके आगे बढ़ता है तथा अधिकतर मानसून पश्चिमी घाट के सहारे से होता हुआ कनारा तट यानी कर्नाटक तट तथा कोंकण तट पर वर्षा करता हुआ नर्मदा घाटी में पहुंचता है। कनारा तट और कोंकण तट पर वर्षा का वार्षिक वितरण लगभग 150 सेंटीमीटर है। नर्मदा घाटी में आर्द्रता और वाष्पीकरण की मात्रा कुछ बढ़ जाती है, जिससे यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नर्मदा घाटी के सहारे सहारे ये विंध्यन एवं
सतपुड़ा के बीचों बीच मध्य भारत तक पहुंच जाता है। इसकी दूसरी शाखा गुजरात में काठियावाड़ की गिरनार तथा मांडव आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जिसके कारण यहाँ सघन वन मिलते हैं। ये कच्छ के रण में वर्षा नहीं करती, अपितु वहां से नमी लेकर उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ती है और राजस्थान के क्षेत्र में कोई अवरोध न होने के कारण वहां वर्षा नहीं कर पाती है। स्मरणीय है कि अरावली पहाड़ी का विस्तार इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये हवाएं मात्र अरावली के दक्षिण में थोड़ी सी वर्षा कर पाती हैं और आगे उत्तर पूरब की ओर बढ़ती हुई उच्च हिमालय तक पहुंच जाती हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में अत्यधिक वर्षा होती है। कांगड़ा घाटी संसार का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कारण ये कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून उच्च हिमालय को पार नहीं कर पाता और उसी से टकराकर लौटकर कांगड़ा घाटी में वर्षा करता है। अतः कहा जा सकता है कि कांगड़ा घाटी पवनाभिमुख वर्षा वाला क्षेत्र यानी विंडवर्ड रेन रीजन है। कांगड़ा घाटी और समीप में स्थित कुल्लू घाटी में समुद्रविद वनस्पतियां यानी मेसोफिटिक प्लांट्स पाई जाती हैं, जबकि कुल्लू घाटी के समीप में ही उत्तर में रोहतांग दर्रा के पार स्थित लाहुल घाटी में मरुदिभिद वनस्पतियां यानी जैरोफिटिक प्लांट्स पाई जाती हैं। समीप में ही स्थित दोनों घाटियों कुल्लू घाटी एवं लाहुल घाटी में इस व्यापक वानस्पतिक भिन्नता का कारण जलवायु संबंधी कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर है, जिसमें वर्षा निर्णायक भूमिका निभाती है। तात्पर्य यह है कि जलाभाव की स्थिति पौधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इस स्थिति में पौधे मरुस्थलीय हो जाते हैं। हिमालय के उत्तरी एवं पश्चिमी ढलानों पर मरुदिभिद पौधों यानी जैरोफिटिक प्लांट्स के होने का यही कारण है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी रूप में पड़ती हैं। यहाँ शुष्क एवं ठंडी हवाएं चलती हैं तथा वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। ये सभी जलवायवीय कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर मिलकर मरुदिभिद वनस्पतियों के अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करते हैं। इसके विपरीत जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में समोद्भिद वनस्पतियों के अनुकूल परिस्थितियां सृजित होती हैं, जिसका कि उपयुक्त उदाहरण कांगड़ा घाटी एवं कुल्लू घाटी हैं। यहाँ मानसूनी हवाएं हिमालयी श्रृंखला से टकराकर भारी वर्षा करती हैं। परिणामतः यहाँ विभिन्न प्रकार की हरी भरी घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि वनस्पतियों प्रकारांतर से पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। नंबर 1 जलवायु संबंधी कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर। नंबर 2 भू आकृतिक कारक यानी फिजियोग्राफिक फैक्टर। नंबर 3 मृदीय कारक यानी इडेफिक फैक्टर। नंबर 4 जैवीय कारक यानी बायोटिक फैक्टर। ताप, प्रकाश, जल, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि जलवायु के विविध एवं विभिन्न घटक हैं। पौधों के जीवन पर इन समस्त घटकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः लाहुल घाटी एवं कुल्लू घाटी में क्रमशः मरुदभिद एवं समोद्भिद वनस्पतियों के होने में जलवायु संबंधी कारकों की प्रबल भूमिका है। शेष तीनों कारक वहां गौण हैं। चूंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरावली और उच्च हिमालय यानी हिमाद्री को नहीं पार करता, बल्कि पूरब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए अरावली के पश्चिम में स्थित थार का मरुस्थल तथा उच्च हिमालय के उत्तर में स्थित लेह लद्दाख क्षेत्र भारत के वृष्टिछाया प्रदेश यानी प्रतिवर्षा प्रदेश यानी लिवर्ड रेन रीजन में गिने जाते हैं। थार के मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर तथा लेह लद्दाख में 5 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है। लेह लद्दाख भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी और उसके समीपवर्ती क्षेत्र से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूरब की ओर मोड़ दिया जाता है और हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर से इसी के सहारे सहारे पूरब की तरफ बढ़ता है। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों से टकराकर अरब सागरीय मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत के दक्षिण पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भागों में प्रवेश करती है। चूंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः ITCZ बंगाल की खाड़ी में क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ खिसकता है, जिसके कारण बनने वाले चक्रवात अपनी कक्षा में पूरब से पश्चिम चलते हैं तथा ये आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र पर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। बंगाल की खाड़ी के ये चक्रवात
पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराते हैं और पर्वतीय वर्षा करते हैं। जहां जैसे पूर्वी घाट की पहाड़ियों में इन्हें गैप मिलता है, वैसे वैसे ही ये भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों को पार कर छत्तीसगढ़ में जोरदार वर्षा करते हैं, जिससे वहां धान की फसल खूब होती है। परिणामतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी प्रकार इसकी एक शाखा उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चली जाती है। चूंकि बांग्लादेश में इन मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध करने के लिए कोई विशेष अवरोध नहीं मिलता है, जिससे ये हवाएं वहां बहुत कम वर्षा कर पाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। किंतु जब ये मेघालय के पठार में पहुंचती हैं, तो वहां अवस्थित ऊंची ऊंची गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं और ये हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर खूब पर्वतीय वर्षा करती हैं। यहाँ के मौसिन राम नामक स्थान पर 1440 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसलिए मौसिन राम संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। मौसिन राम इन्हीं पहाड़ियों के दक्षिण में है, अर्थात भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिन राम नामक स्थान में होती है। बांग्लादेश से गुजरने वाली कुछ मानसूनी हवाएं सूरमा घाटी से होकर असम घाटी में पहुंचती हैं। यहाँ की मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों के कम ऊंचे होने के कारण ये यहाँ ज्यादा वर्षा न करते हुए इनको पार कर जाती हैं तथा असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के जल के वाष्पीकरण से ये हवाएं और नमी ग्रहण कर लेती हैं और असम में डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया में 250 सेंटीमीटर पर्वतीय वर्षा करती हैं, क्योंकि ये स्थान हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब चूंकि हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां सामने होती हैं और ये मानसून उनको पार नहीं कर पाता है और ये फेरल के नियम का पूर्ण उल्लंघन करते हुए हिमालय पर्वत के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने लगती हैं। पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है, जैसे पश्चिम बंगाल में 150 से 200 सेंटीमीटर, बिहार मैदान में 100 से 150 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। अब चूंकि एक तरफ अरब सागर से मानसून भारत में प्रवेश करता है तथा दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है और ये दोनों तरफ की मानसून हवाएं हिमालय से टकराकर एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं तथा भारतीय क्षेत्र में विभिन्न ऊंचे ऊंचे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, जहां पर ताप अधिक होता है। परिणामतः वहां निम्न दाब बन जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो ये पठार दोनों तरफ की हवाओं को आकर्षित करते हैं तथा दोनों हवाएं यहां टकराकर वर्षा करती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून कभी कभी दक्षिण पूर्वी मानसून से टकराकर चक्रवातीय वर्षा भी करते हैं। नंबर 2, शरद ऋतु या लौटता मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून। ये ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। सितंबर माह के उत्तरार्ध में सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23 सितंबर को आ जाता है, इसलिए वायुदाब कटिबंध स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जो निम्न वायुदाब कटिबंध यानी लो प्रेशर बेल्ट कर्क रेखा पर था, वो अब भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों पर स्थानांतरित हो गया। परिणामतः अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की गति धीमे हो जाती है तथा उत्तर पूर्व मानसून प्रबल हो जाता है। अब उत्तर पूर्व मानसून बंगाल की खाड़ी पर आ जाता है। ये मानसून चूंकि पूर्वोत्तर की ओर से आ रहा है, इसलिए यहाँ इसे उत्तर पूर्वी मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। चूंकि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है जो अब लौट रहा है, इसलिए इसे लौटता मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। लौटता मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून व्यापारिक पवनों द्वारा पूर्व में तटों की ओर मोड़ दिया जाता है। चूंकि दिसंबर माह में सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर मकर रेखा पर पहुंच जाता है, इसलिए निम्न वायुदाब कटिबंध भी मकर रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। चूंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसलिए लौटता मानसून उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती प्रदेशों में घनघोर वर्षा करते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती प्रदेशों में औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नवंबर के उत्तरार्ध में ये मानसून सूर्य के संचरण एवं निम्न वायुदाब कटिबंध यानी लो प्रेशर बेल्ट के स्थानांतरण का अनुसरण करते हुए तमिलनाडु में पहुंच जाता है। यहाँ कोरोमंडल तट पर भी लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसी तट पर स्थित है। चेन्नई तट अथवा कोरोमंडल तट पर
कुल 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु इसका 80% अर्थात लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा जाड़े में अर्थात नवंबर से जनवरी के बीच होती है। यहाँ कभी कभी भीषण बाढ़ भी आ जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में प्रतिवर्ष चावल की अच्छी फसल होती है। इसलिए कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को भारत का धान का कटोरा तथा कावेरी के डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। तमिलनाडु के बाद ये लौटता मानसून हिंद महासागर पर पहुंच जाता है और इस प्रकार भारत में मानसून की यात्रा और मुख्य वर्षा का दौर समाप्त हो जाता है। यद्यपि कुछ वर्षा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु एवं कुछ ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, किंतु उसकी मात्रा कम होती है। मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की वर्षा पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। इसके साथ ओलावृष्टि और हिमवृष्टि भी कभी कभी हो जाती है, जो कि तैयार फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाती है। भारत में वर्षा का वार्षिक वितरण। संपूर्ण भारत में वर्षा के वार्षिक वितरण पर दृष्टिपात करें तो कहा जा सकता है कि मालाबार तट केरल और कोरोमंडल तट तमिलनाडु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिम के कनारा तट कर्नाटक और कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा तथा पूरब में उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश उड़ीसा तथा कलिंग तट उड़ीसा पश्चिम बंगाल में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी प्रकार हिमालय के पर्वत पदीय तथा तराई क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के भीतरी क्षेत्रों में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों जैसे दक्कन का पठार, रायलसीमा क्षेत्र, मालवा का पठार, विदर्भ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बस्तर का पठार, बुंदेलखंड, रुहेलखंड में वर्षा की मात्रा घटकर 75 सेंटीमीटर पर ही सीमित हो जाती है। भारत में 3 वृष्टिछाया प्रदेश यानी लीवर्ड रेन रीजन्स भी हैं। वे हैं मैसूर का पठार, थार का मरुस्थल एवं लेह लद्दाख क्षेत्र। मैसूर का पठार कर्नाटक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के कारण वृष्टिछाया प्रदेश है। यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। थार का मरुस्थल राजस्थान में है और अरावली पहाड़ी के कारण वृष्टिछाया प्रदेश है। यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेह लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है और उच्च हिमालय के कारण वृष्टिछाया प्रदेश है। यहाँ 5 से 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। ये भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। मानसून में विच्छेद। प्रश्न उठता है कि मानसून में ब्रेक कब आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मानसून बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें कब विच्छेद हो जाएगा इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, यदि सूर्य की मूवमेंट नॉर्थवर्ड है लेकिन ITCZ मात्र दक्षिण भारत तक ही जा पाया तो उत्तर भारत में वर्षा जाएगी ही नहीं, मात्र दक्षिण भारत भर में वर्षा होगी। नंबर 2, यदि सेकेंड इक्वेटोरियल गर्त समय पर ITCZ के पास नहीं पहुंचेगी तो उत्तर भारत में लो प्रेशर बनेगा ही नहीं, या बीच में ही सेकेंड इक्वेटोरियल गर्त दक्षिण की तरफ आ गई तो उत्तर में लो प्रेशर कमजोर हो जाएगा और मानसून में ब्रेक हो जाएगा। नंबर 3, यदि वर्षा प्रारंभ होने के बाद वेस्टर्न ट्रॉपिकल जेट हिमालय के दक्षिण तरफ आ गया तो भी वर्षा में ब्रेक हो जाएगा। नंबर 4, यदि तिब्बत में बर्फ गिर गई जिससे तिब्बत में ही पर्याप्त हीटिंग नहीं हो पाई तो वहां कमजोर लो प्रेशर बनेगा, जिससे तिब्बत से मस्करीन हाई के पास कम मात्रा में वायु जाएगी और मस्करीन हाई से इंडिया की तरफ भी कम मात्रा में वायु आएगी, जिससे हमारा मानसून कमजोर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त तथ्य। नंबर 1, हिमालय पर्वत भारत में प्राकृतिक अवरोध एवं जलवायु नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, मालाबार तट केरल पर मूसलाधार वर्षा के साथ मानसून के प्रवेश को मानसून का प्रस्फोट यानी बर्स्ट ऑफ मॉनसून की संज्ञा दी जाती है। नंबर 3, मानसूनी वर्षा के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम तेजी से पक जाते हैं और गिरने लगते हैं, जिसे आम्र मानसून या आम्र वर्षा यानी मैंगो शार की संज्ञा दी जाती है। नंबर 4, पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के औद्योगिक क्षेत्रों में कभी कभी वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 घुलकर जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है यानी H2SO4 के रूप में गिरने लगती है, जिसे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। नंबर 5, तटीय भागों में निवासियों को ऋतु की लय
यानी रिदम का आभास नहीं होता, क्योंकि वहां वर्ष भर तापमान सम रहता है। नंबर 6, मानसूनों की विलक्षणता के कारण इन्हें भारत के आर्थिक जीवन की धुरी कहा गया है। नंबर 7, मानसून की अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ यानी गैम्बल ऑफ मॉनसून कहते हैं। इसलिए भारतीय कृषक भाग्यवादी और निराशावादी बन गया है।